आज मेरी बारात का दिन था। हर तरफ हलचल का माहौल था। आज मैं इस घर से विदा होने वाली थी। यह पल मेरे लिए बहुत दर्दनाक था। हाँ, मैं शादी करना चाहती थी, अपना घर बसाना चाहती थी। मेरी माँ और मेरे पापा भी मेरी शादी को लेकर परेशान थे। लेकिन आज इस घर से जाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। मेरी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। मैं लगातार रोहित को ढूंढ रही थी। वही तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, मेरा क्राइम पार्टनर। हम दोनों ने हर शरारत एक साथ की थी। खेलते खेलते हम कब बड़े हो गए, पता ही नहीं चला था। मैंने अपने आंसू रोक लिए थे क्योंकि थोड़ी देर बाद ही बारात आने वाली थी और मैं कोई भी तमाशा नहीं चाहती थी। मैं चुपचाप अपना लहंगा संभाल कर नीचे के पोर्शन में आई थी। मैंने चाची की तरफ देखा और सवालिया नजरों से पूछा, रोहित कहाँ है? मैं उसे कब से ढूंढ रही हूँ। समय हो गया है और वो लड़का यूं शादी से गायब है, अभी तक मेरे सामने नहीं आया। चाची मेरी तरफ देखते हुए बोली, वो अपने कमरे में है। बेटा, उसकी तबीयत तो कुछ ठीक नहीं है। और तुम दुल्हन बनी नीचे क्यों आई हो? चलो ऊपर जाओ, बारात आने में कुछ ही देर बाकी है। वह तुरंत ही मेरी चिंता में घबराते हुए बोली। मैं सिर हिलाकर तुरंत ही रोहित के कमरे की ओर बढ़ी। आखिर उससे हुआ क्या था? मैं जानना चाहती थी, भला मेरे इतने खास दिन मेरा ही सबसे अच्छा दोस्त मुझसे छिपता फिरे। ये सब बातें मेरी समझ से बाहर थी। जैसे ही मैं उसके कमरे में आई तो सिगरेट का धुआं मेरी नाक में चढ़ने लगा। मुझे सांस लेने में भी तकलीफ महसूस हो रही थी। पूरा कमरा धुआं धुआं हो रहा था। मैंने हाथ की मदद से धुआं हटाया और खांसते हुए कमरे में दाखिल हुई। मेरी नजर अचानक बिस्तर की तरफ उठी। वह बिस्तर से नीचे जमीन पर बिल्कुल हाथ पैर छोड़कर बैठा हुआ था। उसके पास ही सिगरेट से भरी हुई ट्रे रखी हुई थी। मैं तुरंत ही भागकर उसके पास आई और उसका हाल देखकर मेरा दिल दहल गया था। उसकी आंखें सुर्ख लाल हो रही थीं। माथे पर बाल इस तरह बिखरे थे कि एक पल के लिए मेरा दिल घबरा गया था। वह तो बहुत ही साफ सुथरा रहने वाला लड़का था। अगर उसकी शर्ट पर एक भी सिलवट आ जाती थी तो पूरा घर सिर पर उठा लेता था। उसकी शर्ट प्रेस करके मेरी हालत खराब हो जाती थी और आज उसे इस हालत में देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया था। मैंने उसकी ओर देखते हुए चिंता करते हुए कहा, रोहित, ये क्या हरकत है? तुम इस तरह कैसे बैठे हो? चलो उठो, बारात आने वाली है। और यह क्या हालत बना रख है तुमने? मेरी आवाज सुनकर जैसे वह होश में आया और घबराते हुए जल्दी से सिगरेट बुझाते हुए बोला, नैना, तुम यहाँ क्यों आई हो? बारात आने में कुछ ही देर बाकी है। जाओ अपने पोर्शन में जाओ। ये अच्छी बात नहीं है। अगर किसी ने देख लिया तो लोग क्या सोचेंगे? उसकी आंखें झुकी हुई थीं और उसका स्वर अजीब लड़खड़ाहट से भरा हुआ था। मैंने तुरंत ही उसे झकझोर हुए कहा, अपनी हालत देखी है? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इस हाल में छोड़कर शादी करूंगी? मुझे बताओ, तुम्हारे साथ हुआ क्या है और इस हालत में क्यों बैठे हो? सिगरेट पर सिगरेट पी रहे हो। मैं जाकर अभी चाचू को तुम्हारी हरकतें बताती हूँ। यह कहकर मैं उसकी तरफ देखने लगी, जबकि वह बिल्कुल निष्प्रभ लगे थे। मैंने उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में थाम हुए कहा, रोहित, ऐसा मत करो। देखो, जो भी परेशानी है मुझसे बोलक तो देखो। मैं तुम्हारी हर समस्या को हल करने की कोशिश करूंगी। यार, हम दोनों दोस्त हैं, क्राइम पार्टनर हैं। अगर मेरा बेस्ट फ्रेंड ही इस हालत में रहेगा तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपनी खुशी मना पाऊंगी? आखिर बताओ तो सही, तुम इस हाल में क्यों बैठे हो? मेरा बार बार बोलना शायद उसके गाम को कुरेद रहा था। अचानक ही उसने मुझे अपने सीने से लगा लिया और जोर जोर से रोने लगा। उसकी घुटी घुटी सैया मेरे दिल में तूफान पैदा कर रही थी। धीरे धीरे मैं उसके बालों में हाथ फेरकर उसे चुप कराना चाहती थी, लेकिन वह बिल्कुल काबू में नहीं आ रहा था। एकदम से वह मुझे अपने में समा लेना चाहता था और अचानक ही वह इतनी जोर से चिल्लाया कि मेरी चाची भी कमरे में आकर हमें नम्मी भरी आंखों से देखने लगी। मेरा हाल भी उससे अलग नहीं था। शायद वो मेरे जाने की वजह से इतना उदास हो रहा था, लेकिन अब तक मैं असल हकीकत से अनजान थी। मैंने ने उसकी ओर देखा और उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम इस तरह क्यों कर रहे हो? क्या हुआ है? बताओ तो सही। देखो, तुम अगर मेरे जाने से दुखी हो तो मैं फिर शादी करके कहीं नहीं जाने वाली। मैं मानती हूं कि तुम मुझे बहुत अच्छा दोस्त मानते हो। मेरे बिना तुम बिल्कुल अधूरे हो। लेकिन तुम्हें इस तरह उदास करके मैं अपनी जिंदगी नहीं बिता सकती।
मैं रूठकर सोफे पर जा बैठी थी। रोहित मेरी तरफ बेबसी से देखने लगा। तभी पीछे से चाची की आवाज मेरे कानों से टकराई और मैंने हैरानी भरी नजरों से रोहित को देखा। जैसे जैसे चाची मुझे सच सच से अवगत कराती जा रही थी, मुझे अपने हाथ पैर सुन्न होते महसूस हो रहे थे। और आखिरी बात जो चाची ने कही, उसके बाद मैंने रोहित के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। वह मुझे हैरान नजरों से देख रहा था। मैंने उसका कॉलर पकड़कर झकझोर दिया और कहा, आइंदा मेरी आंखों के सामने आने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बेवकूफ हो, तुम एक नंबर के, ये सब कुछ तुम भी कर सकते थे। लेकिन नहीं, हर बार की तरह इस बार भी देर कर दी और तुम्हारी देरी की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। अब सारी जिंदगी यहीं बैठो और मातम मनाओ। इसके बाद मैं वहां ठहरी नहीं थी, बल्कि रोते हुए अपने पोर्शन में आ गई थी। चाची की बातें सुनकर मुझे अपना आप बेजान लगने लगा था। मैं अपने कमरे में जाकर खूब रोई थी, इतना कि मैंने अपना सारा मेकअप खराब कर लिया था। थोड़ी देर बाद ही मेरी माँ कमरे में आई और मेरी हालत देखकर परेशान हो गई। उन्होंने कहा, नैना ये तुम क्या कर रही हो? मेरी गुड़िया, ये दिन तो हर लड़की पर आता है, तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? उन्होंने मेरी हालत देखकर कहा, देखो थोड़ी देर में ही बारात आने वाली है, लेकिन तुमने अपना पूरा मेकअप खराब कर लिया है मेरी माँ। मेरे आंसू पहुंचते हुए बोली और मैं उनके सीने से लगकर और भी जोर जोर से रोने लगी। मुझसे रोहित की हालत देखी नहीं जा रही थी और ऊपर से चाची की बातें मेरा दिल तोड़ गई थी। मैं इस हाल में विदाई नहीं करना चाहती थी, लेकिन परिवार की बदनामी के डर से मैं चुप हो गई थी। मेरी माँ ने तुरंत ही मेरी एक कजिन को बुलाकर मेरा मेकअप ठीक करने के लिए कहा और मुझे अब और न रोने की हिदायत देकर वह बाहर मेहमानों के बीच चली गई थी। थोड़ी देर बाद ही बारात आने की हलचल शुरू हो गई थी। मेरी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। दिल चाहता था कि अभी के अभी सब खत्म हो जाए, लेकिन अब शायद यह मुमकिन नहीं था। उसने बोलने में बहुत देर कर दी थी और अब पानी सिर से ऊपर गुजर चुका था। थोड़ी देर बाद ही पंडित जी आ गए थे। उनके साथ रोहित और चाचू भी थे। चाचू और पापा तो खुश नजर आ रहे थे, लेकिन रोहित की लाल आंखें और उदास चेहरा यह बताने के लिए काफी था कि अगर अभी किसी ने उसे गले से लगा लिया तो वह फूट फूट कर रो पड़ेगा। जो नजारा मैंने अपनी आंखों से देखा था, वह मुझे बेचैन कर रहा था और मुझे रोहित की हालत पर तरस आने लगा था। जैसे ही पंडित जी ने कहा कि दूल्हा दुल्हन को मंडप में लाकर बिठा शादी का मुहूर्त हो चुका है, तो जैसे ही सब कुछ खत्म होता हुआ महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे शरीर से जान निकल रही हो। सब कुछ खत्म हो गया था। मेरे मुंह से कोई भी शब्द निकल ही नहीं रहे थे। मुझे अपना आप खत्म होता महसूस हो रहा था कब मेरे पति ने मेरे मांग में सिंदूर भरा और कब मेरे गले में मंगलसूत्र पहनाया। मुझे कुछ भी खबर नहीं थी। मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी घर कर गई थी। ऐसा लग रहा था सब कुछ तहस नहस कर दूं और भागकर रोहित की बाहों में लिपट जाऊं और सबसे चीख चीख कर कह दूं कि मैं कहीं भी नहीं जाने वाली, रोहित ही मेरा सब कुछ है और मैं इसी के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। लेकिन अब इस सब का कोई फायदा नहीं था। रोहित ने बहुत देर कर दी थी और मैं भी तो कितनी बेवकूफ थी। अपने दिल में दबी इस मोहब्बत को पहचान ही नहीं पाई थी। मैं तो बस इसे सच्ची दोस्ती का नाम देती चली आई थी और मैं अपने माँ बाप के घर से विदा होकर अपने पति के घर की ओर रवाना भी हो गई। जब मुझे उस घर से विदा किया जा रहा था तो मेरी आंखें बस रोहित को ही ढूंढ रही थी, लेकिन वो मुझे कहीं नजर नहीं आया। यकीनन वो छिप गया था। वो मुझे विदा होता नहीं देख सकता था। गाड़ी में अपने पति के बगल में बैठकर भी मेरे ख्यालों में बस रोहित था और जो बातें चाची ने उसके बारे में बताई थीं, उन्होंने मेरे होश उड़ा दिए थे। चाची का कहना था कि वह मुझसे मोहब्बत करता है, मेरे इश्क में दीवाना हो चुका है और मुझे खन्ने के एहसास से इस तरह की हरकतें कर रहा है। मैंने कई बार इस लड़के से पूछा था कि क्या तुम नैना से शादी करना चाहते हो, लेकिन उसने हमेशा इनकार किया था। उसका कहना था कि नहीं, नैना मेरी दोस्त है, खुशी मेरी क्राइम पार्टनर है। हाँ, वो मेरी दुश्मन बन सकती है, लेकिन बीवी नहीं। हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। उसकी सोच अलग है और मेरी सोच बिल्कुल अलग। हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। हाँ,
हमारी दोस्ती बहुत मिसाल है, लेकिन हम शादी नहीं कर सकते। लेकिन जब से तुम्हारा रिश्ता तय हुआ है, उसका हाल ऐसा ही हो गया है ना, कुछ खाता है ना पीता है और ना ही किसी से बात करता है। मैंने वजह पूछी तो उस समय चुप रहा। और तुम्हारी मेहंदी वाले दिन मेरे पैरों में बैठकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था कि वह तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, उसका तुम्हारे बिना गुजारा नहीं है। ये बातें सुनकर मुझे भी गुस्सा आ गया था। मैं तो अपने हाल से अनजान थी। अगर उसे पता चल चुका था कि वह मुझसे मोहब्बत करता है, तो भला उसने इसका इजहार क्यों नहीं किया? और आज इतनी देर हो गई कि मैं किसी और की बीवी बन चुकी थी। अब कोई फायदा नहीं था मुझे, बस अपने पति के बारे में ही सोचना था। लेकिन जो बातें रोहित ने मेरे लिए की थीं, वह मेरे दिल पर गहरी चोट थी। मुझे किसी भी तरह रोहित को भूलकर अपने पतिकरण के साथ ही अपना जीवन बिताना था। मैं अभी इन सभी विचारों में खोई हुई थी कि अचानक ही मुझे अपने हाथ पर एक नरम स्पर्श का एहसास हुआ। मैंने बेख्याली में अपने हाथ की ओर देखा तो मेरे पति मेरा हाथ थामे बैठे थे। मैं कुछ कहती उससे पहले ही उन्होंने मुझे अपने पास खींचते हुए मेरे कान में धीरे से कहा, किस ख्याल में गुम है आप, हम आपके साथ बैठे हैं, लेकिन लगता है आप तो अभी तक अपने मायके से निकल ही नहीं पाई हैं। यह सुनकर मैं फौरन ही संभल गई और अपनी नजरें नीची कर लीं। वो मुझे अपने पास ही लगाए रखे थे। थोड़ी देर बाद ही उनका घर आ गया। मेरा स्वागत बहुत ही शानदार तरीके से किया गया था। फूलों की पंखुड़ियां बरसाई गईं, दीप जलाए गए। उस घर की टहली पर कदम रखने से पहले ही मैंने अपने दिमाग को हर उलझन से आजाद कर लिया था और सिर्फ अपने पतिकरण के बारे में सोचने लगी थी। क्योंकि अब कोई फायदा नहीं था रोहित के बारे में सोचने का। वह मेरी जिंदगी नहीं था। मेरी जिंदगी अब सिर्फ मेरा पतिकरण था और मुझे उसके साथ ही अपनी उम्र गुजारनी थी। इसीलिए मैंने सारी बातों को झटक दिया और करण के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए उनके घर में कदम रख दिया। लेकिन मैं इस बात को पूरी तरह भूल चुकी थी कि जो लोग आपके दिल में होते हैं, उन्हें कितना भी मिटाने की कोशिश करो, वह चाहकर भी आपसे दूर नहीं रह सकते। घर में आने के बाद सबसे पहले मेरी मुंह दिखा की गई, उसके बाद कुछ रस्में अदा की गई और फिर मुझे मेरे पति के कमरे में मेरी ननद बिठाकर चली गई थी। परंपरागत दुल्हनों की तरह मैं घूंघट ओढ़कर बैठी थी और उस समय भी मेरे दिमाग में रोहित और उसकी हरकतें ही चल रही थी। चाहते हुए भी मैं उसे अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रही थी। हम दोनों बचपन के साथी थे। रोहित को मेरे चाचा और चाची ने बचपन से ही पाल पोस कर बड़ा किया था। चाचा और चाची की कोई अपनी औलाद नहीं थी। कोई डॉक्टर, कोई बाबा, कोई वैद हकीम ऐसा नहीं था जहां चाचा चाची ने अपना माथा ना टेका हो, लेकिन उनकी किस्मत में उनकी औलाद नहीं लिखी थी। सोने अपनी औलाद ना मिली, चाचा चाची ने भी सब्र कर लिया और भगवान उनके सब्र के रूप में रोहित दे दिया। रोहित की माँ रोहित को जन्म देते समय मर गई थी और रोहित के पापा चाचा की फैक्ट्री में काम करते थे। रोहित उस समय सिर्फ 2 साल का था। वह अपने पापा के साथ ही फैक्ट्री आया करता था क्योंकि घर पर उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हादसा हुआ कि रोहित इस दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया। उसके पापा की एक खराब मशीन से काम करते वक्त हादसाए मौत हो गई। किसी को पता नहीं था कि वह मशीन खराब है और अनजाने में रोहित के पापा उस मशीन से काम करने लगे थे और अचानक ही भगवान को प्यारे हो गए। रोहित उस समय सिर्फ 2 साल का मासूम बच्चा था। चाचा रोहित को यूं अनाथ नहीं छोड़ सकते थे। उस मासूम को चाचा अपनी आगोश में समेटकर घर ले आए और सारी कहानी चाची को सुनाई। चाची ने भी रोहित को अपनी बाहों में भर लिया। उसके माथे को चूमकर बोली, रोहित आज से मेरा बेटा है। और वाकई चाचा और चाची ने रोहित को बिल्कुल अपने सगे बच्चों की तरह पाला था। और फिर जब रोहित 6 साल का हुआ तो मेरा जन्म हुआ था। रोहित तो बहुत खुश था क्योंकि रोहित के अलावा घर में कोई दूसरा बच्चा नहीं था। बचपन से ही उसने मुझे अपने साथ खिलाना और अपने साथ रखना शुरू कर दिया था। बचपन से हम कब जवानी की दहलीज पर पहुंच गए पता ही नहीं चला, लेकिन रोहित की और मेरी दोस्ती दिनों दिन बढ़ती ही चली गई। हम दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो गई थी कि हम एक दूसरे के बिना खाना तक नहीं खाते थे। हम 2 जिस्म और एक जान बन चुके थे। वह बहुत गुस्से वाला था। उसे हमेशा तवज्जो चाहिए होती थी। अगर उसे नज़रअंदाज किया जाता
तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था और मेरी आदत में शामिल था कि मैं कभी भी कितना भी गुस्सा हो जाती, हमारी कितनी भी लड़ाई क्यों ना हो जाती, मैं उसे नज़रअंदाज नहीं करती थी। और शायद यही वजह थी कि हम दोनों दूसरे के बेहद करीब थे। वह गुस्सा करता और मैं बर्दाश्त कर लेती, वह सुनाता था और मैं चुपचाप सुन लिया करती थी। वह बहुत बोलता था और मुझे उसका बोलना बहुत पसंद था। हम दोनों अपने दिल की हर बात एक दूसरे से शेयर करते थे, लेकिन कभी भी हमने एक दूसरे के बारे में नहीं सोचा था। कई बार वह हंसकर कहता, आईने में अपनी शक्ल देखी है, तुझसे भला कौन शादी करेगा? और मैं भी मजाक में कह दिया करती थी, कोई बात नहीं, अगर कोई शादी ना करे तो तुम ही कर लेना। वह हमेशा मजाक बनाते हुए कहता, हरगिज नहीं, तुम इससे दुनिया की आखिरी लड़की भी रही, तब भी मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। मैं कहाँ गोरा चिट्टा खूबसूरत हैंडसम लड़का, और तुम कहाँ काली कलूटी एकदम मामूली सी। वह मेरे हल्के बादामी रंग पर चोट करते हुए कहता तो मैं चिढ़कर उसकी पीठ पर एक घूंसा जमा देती। लेकिन आज उसकी हालत देखकर मुझे समझ आ गया था कि सच्ची मोहब्बत ऐसी ही होती है जो बिना बोले ही की जाती है। उसे दर्द में देखकर मुझे अपने अंदर तक दर्द महसूस हो रहा था। कहने को तो यह मेरी सबसे हसीन रात थी, मेरा सबसे खूबसूरत दिन था, लेकिन मैं अंदर से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। अब मैं किसी को अपना दर्द नहीं बता सकती थी। मुझे अपनी शादी की जरा भी खुशी नहीं हो रही थी। बस दुनिया दिखावे के लिए सबको देखकर मुस्कुरा रही थी। अभी मैं इन्हीं बातों में मग्न थी कि अचानक मेरे पति ने मेरी आंखों के सामने छुटकी बजाई। वह कब कमरे में आए, मुझे इसका पता भी नहीं चला। रोहित के ख्यालों में इस कदर खोई हुई थी कि मुझे अपने पति के आने की भी खबर नहीं हुई थी। वो मेरी तरफ देखकर बोले, कहाँ गुम है? आप गाड़ी में भी बड़ा गुमसुम थी, और यहाँ भी हाल कुछ अलग नहीं लग रहे। सब खैरियत तो है ना? उनका अंदाज बड़ा ही अजीब था। मेरे पति देखने में बेहद हसीन थे। भगवान ने उन्हें इज्जत, शोहरत, दौलत सब कुछ दिया था, लेकिन ना जाने क्यों मुझे महसूस हो रहा था जैसे उन्हें बात करने का सलीका नहीं था। मैंने चुप्पी साध ली। मुझे लगा कि वह आज की रात मुझसे प्यार भरी बातें करेंगे, क्योंकि मेरी जितनी भी सहेलियां शादीशुदा थीं, उन्होंने जो भी मुझे बताया था उनमें से ज्यादातर यही बातें थी कि देखना, तुम्हारे तो पति तुम्हारे हुस्न के कसीदे पढ़ते फिरेंगे। आज तो तुम्हारी खैर नहीं। मगर यहाँ तो मामला ही उल्टा था। मैं जो सुनना चाहती थी उसके अलावा उन्होंने मुझसे सारी बातें की थीं। सबसे पहले उन्होंने अपनी माँ की हर अच्छाई का जिक्र किया। वह गिन गिन कर मुझे अपनी मम्मी की खासियत बता रहे थे कि वह ऐसी है, उनके काम करने का अंदाज ऐसा है कि लोग उनके दीवाने हो जाते हैं। तुम भी उनसे ही सब चीजें सीखना, और मुझे कभी शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। मेरी माँ के बाद मेरी बहनें मुझे बहुत प्यारी हैं, और तुम्हें इस बात का बहुत ख्याल रखना होगा कि मेरी बहनों की कभी कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। माफ करना, लेकिन मैं अपनी बहनों के लिए कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं उनका इकलौता भाई हूँ, और इकलौता भाई होने के कारण मेरी बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। कहने को तो मेरी नंदे शादीशुदा थीं, लेकिन वाकई में शादी से पहले जब मेरा और उनका रिश्ता तय हो रहा था, तो उनकी दखल अंदाजी देखकर मैं इतना जान गई थी कि मेरी नंदे मेरे घर में बहुत बोलेंगे। खैर, मैंने चुपचाप सिर झुका लिया था। वो और भी बातें समझाने लगे कि मुझे घर के सारे काम करने होंगे। अब मेरी शादी हो गई है, तो जितनी भी नौकर और नौकरानियां हैं, सबको फ्री कर दिया जाएगा। सब चीजें तुम्हें ही संभाल होंगी। मैं घर का बड़ा बेटा हूँ, इस लिहाज से तुम घर की बड़ी बहू हो, बगैर वगैरह। और मैं खामोशी के साथ सुन रही थी। भला मैं और क्या कहती। अचानक ही उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया। उनका हाथ थामना मेरे पूरे जिस्म में बिजली दौड़ा गया था। मैं खामोश निगाहों से उन्हें देखने लगी। वह धीरे धीरे मेरे करीब आने लगे थे। उनके होठों का स्पर्श अब मैं अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। मेरे पति मेरे करीब थे, मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहे थे। मगर मेरे ख्यालों में सिर्फ और सिर्फ रोहित था। उसकी हालत थी, उसका रोना था। काफी देर बाद मेरे पति मुझसे अलग हुए तो अजीब अंदाज में बोले, वैसे तुम बहुत ही बेकार लड़की हो। तुम्हें तो अपने पति को खुश करना ही नहीं आता। क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं समझाया था? मैं हैरानी से उन्हें देखने लगी।
इससे पहले मैं कुछ कहती, वो अपनी जगह से उठे और बाथरूम में चले गए। मैंने खुद को संभाला। उनके आने के बाद मैं भी फ्रेश हो गई, फिर चुपचाप बिस्तर पर लेट गई। मुझे लगा कि वो मुझे अपनी बाहों में भरेंगे, लेकिन वो तो करवट लेकर सो गए क्या? वो मुझसे सिर्फ अपने मतलब की बातें चाहते थे। उनका इतना ठंडा व्यवहार मुझे अंदर ही अंदर मारने लगा था। अगली सुबह जब मैं जागी तो मेरे पति कमरे में मौजूद नहीं थे। मुझे लगा शायद वो बाथरूम में होंगे, लेकिन वह वहां भी नहीं थे। मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। मैंने पूरे कमरे पर एक सरसरी नजर डाली, लेकिन मेरे पति कहीं नहीं थे। मैं चुपचाप उठी, अपनी अलमारी से कपड़े निकाले और नहाने चली गई। नहाने के बाद जब मैं वापस आई, तब भी मेरे पति वहां नहीं थे, बल्कि मेरी ननद कमरे में बैठी हुई हमारी एक एक चीज को देख रही थी। मुझे उसका यूं सब चीजें देखना काफी नागवार गुजरा था। घर में भी मुझे एक ही बात का गुस्सा आता था कि कोई मेरे सामान को हाथ न लगाए। मुझे आदत बहुत बुरी लगती है और अपने पति की बहन को यह करते देख मेरा गुस्सा बढ़ गया था। लेकिन शादी के पहले ही दिन मैं कोई हंगामा नहीं चाहती थी, इसीलिए मैंने चुपचाप उसके पास जाकर बहुत ही प्यार से उसे हेलो किया, जबकि उन्होंने बहुत ही तंज भरे लहजे में मेरी तरफ देखते हुए कहा, मैडम जी, आपका मायका नहीं है, इस बात का ध्यान रखना, यह आपका ससुराल है। पहले दिन तो आपको माफी मिल जाएगी, लेकिन रोज रोज का तमाशा यहाँ बर्दाश्त नहीं होगा। मेरी माँ को सुबह सुबह जल्दी उठने की आदत है और यही हाल मेरे भाई का भी है। मैं बस चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। आज तो मेरी शादी का पहला दिन था और इन लोगों के रवैये में इतना बदलाव आ गया था। मैं हैरान थी। मेरी ननद मेरी तरफ देखते हुए बोली, देखो, माँ ने मुझे भेजा है कि जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। मोहल्ले की कुछ औरतें तुम्हें देखने आई हैं और सबके साथ अच्छे से पेश आना। पता नहीं तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया है या नहीं। वो यह कहकर कमरे में रुकी नहीं और चुपचाप कमरे से चली गई, जबकि मैं हैरान थी कि यह सब इस तरह बातें क्यों कर रही थी। हालांकि यह मेरे पति से छोटी थी, यानी यह रिश्ते में मुझसे भी छोटी थी, तो फिर यह इस तरह हुक्म क्यों चला रही थी? मगर फिलहाल के लिए मैंने खुद को काबू किया। मैंने सोचा कि बाद में अपने पति से इस बारे में बात करूंगी। मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि मुझे अभी और कितना कुछ सहना पड़ेगा। जब मैं तैयार होकर कमरे से बाहर आई, तो मेरी सास, नंदे और मेरे पति एक साथ मुझे घूरने में व्यस्त थे। मैं एकदम असहज हो गई और चुपचाप उनकी ओर बढ़ी, अपनी सास से आशीर्वाद लेने के लिए उनके आगे सिर झुका दिया। मुझे लगा वो मेरे सिर पर हाथ रखेंगी, लेकिन उन्होंने मेरी ओर देखते हुए कहा, बस बस ठीक है, सीधी खड़ी हो जाओ और आइंदा से इतनी देर तक सोने की जरूरत नहीं है। मोहल्ले की औरतें आई थीं, लेकिन तुम्हारे सोने की वजह से लौट गई। अब मैं दोबारा यह कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगी। जाओ मासी से पूछो, नाश्ता तैयार है या नहीं। मैं हैरान होकर अपनी सास को देख रही थी कि पहले ही दिन एक नई दुल्हन के साथ ऐसा कौन करता है। मगर मैंने बिना कुछ कहे किचन की तरफ रुख किया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे अपना घर बहुत याद आ रहा था। आज मुझे अपना आप बहुत बेकार लग रहा था। क्या मुझे कोई भी मेरे घर वालों की तरह प्यार नहीं करेगा? मुझे अपने पति से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जल्दी ही मेरी सारी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। समय तेजी से बीत रहा था। मेरी सांस, नंदे, सबका रवैया बहुत अजीब था। मेरे पति तो मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं करते थे। बस रात को कुछ देर के लिए मेरे करीब आते, अपने शरीर की प्यास बुझाते और मुझसे करवट लेकर सो जाते, और मुझे उनका यह अंदाज अंदर ही अंदर बहुत चुभता था। मैं तो उनसे प्यार के दो शब्दों की भूखी थी, जो मुझे अपने पति से आज तक नहीं मिले थे। शादी को 8 दिन हो गए थे और वह मुझे मेरे माँ बाप से मिलाने भी नहीं ले गए थे। मैं अपने पति से शादी के बाद 2-3 बार कह चुकी थी कि मुझे मेरी माँ के घर जाना है। सबकी मुझे बहुत याद आती है, लेकिन वो मुझे वहां लेकर ही नहीं जाना चाहते थे। धीरे धीरे करके आज हमारी शादी को 3 महीने हो गए थे और 3 महीनों से ना मैंने अपने माँ बाप का चेहरा देखा था और ना ही चाचा चाची और रोहित का। मैं आज बहुत रोने वाली हो गई थी। मुझे वो लोग बहुत याद आ रहे थे। मैं अपने पति की ओर देखते हुए बोली, करण, मुझे मेरे घर छोड़ आइए। मुझे मेरा घर बहुत याद आ रहा है। ना जाने मम्मी पापा कैसे होंगे।
भगवान के लिए मुझ पर रहम खाइए, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरा इतना कहते ही अचानक वो गुस्से में भड़क उठे और बोले, ले, आखिर तुम्हें किससे मिलना है? अपने माँ बाप से या फिर अपने उस मुंह बोले कजिन से जिसकी तुम्हारे साथ बहुत अच्छी दोस्ती है? मैं हैरानी से अपने पति को देखने लगी। वो ये क्या बोल रहे थे? एक पल के लिए मेरा दिल धड़कना भूल गया। क्या उन्हें मेरे और रोहित की पुरानी बातों के बारे में पता चल गया था? मगर यह बातें तो सिर्फ मुझे, मेरी चाची को और रोहित को मालूम थी, और मुझे यकीन था मेरी चाची और रोहित ऐसा कुछ नहीं करते। तो फिर मेरे पति ऐसा क्यों कह रहे थे? मैं तुरंत ही बोली, ये क्या तरीका है बात करने का? आप मुझ पर ऐसा झूठा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? आपको मालूम है ना कि रोहित मेरा दोस्त है। मेरे चाचा चाची ने उसे अपने बेटे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है, और इस रिश्ते से वह मेरा कजन है, इसके अलावा कुछ नहीं। और आप ऐसी गलत सोच रखे हुए हैं। मेरा इतना कहते ही वह अचानक मेरे पास आए और मेरा बाजू पकड़ते हुए बोले, मेरा दिमाग तो उसी दिन खराब हो गया था जब तुम्हारी विदाई के दिन उसकी आंखें लाल हो रही थी। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे मैडम। जी, माजरा क्या है? उनका सख्त लहजा मुझे कांपने पर मजबूर कर चुका था। वह कई बार ऐसे ही रोहित का जिक्र करके मुझसे छिड़कर बाहर चले जाते थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे पति इस हद तक रोहित और मुझे लेकर सोचते हैं कि उन्होंने मन में इतनी झूठी कहानियां बना ली हैं। मैं उनकी तरफ देखते हुए बोली, आपको गलतफहमी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोचते हैं। और तभी अचानक उन्होंने मुझे झटका देते हुए छोड़ दिया और तंज कसते हुए बोले, मैं कभी बेवजह नहीं बोलता, सबूत के साथ ही बात करता हूँ। और जो तुम घंटों कमरे में बैठकर अपने मोबाइल पर लगी रहती हो ना, सब मालूम है मुझे किसके साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है। बहुत गहरा रिश्ता रहा होगा ना तुम्हारा। रोहित के साथ खुद को उसकी दोस्त कहती हो, लेकिन एक लड़का लड़की आपस में कभी दोस्त नहीं होते। दोस्ती से उनका रिश्ता बहुत आगे निकल जाता है। बताओ मुझे, रोहित के साथ तुम कितना आगे तक निकल चुकी हो? उसने तुम्हारे साथ क्या कुछ किया है? मुझे सच सच बताना। फिर तुम्हारे माँ बाप ने तो तुम पर भरोसा किया था कि घर के बच्चे हैं, गलत काम नहीं करेंगे, इसीलिए वह तुम्हें अकेला छोड़कर भी कहीं चले जाते होंगे, या फिर तुम दोनों को कहीं अकेला बाहर भी भेज देते होंगे। भाई, तुम दोनों जवान थे, तुम्हारे जज्बात भी गर्मी मारते होंगे, और ऐसे में बहक जाना कोई बड़ी बात नहीं है। बताओ, कितनी बार संबंध बनाए हैं तुमने रोहित के साथ, और अब फिर से उसी पुराने यार की याद आ रही है ना तुम्हें? मैं तो सुनकर हैरान रह गई थी। मेरा बस नहीं रहा था कि मैं इस इंसान का मुंह तोड़ दूं। मैं तो अपनी माँ से बात करने में भी डरती थी कि कहीं मेरी सांस को बुरा ना लग जाए। मैं तुरंत ही बोली कि ऐसा घटिया इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर। मैं ऐसी कोई कैरेक्टरलेस लड़की नहीं हूँ। हाँ, ये बात मैं स्वीकार करती हूँ कि रोहित मेरा अच्छा दोस्त है, लेकिन हमने कभी दोस्ती से आगे की हाथ पा नहीं की। और आपसे किसने कहा कि मैं घंटों कमरे में रहती हूँ और मोबाइल पर लगी रहती हूँ? झूठे इल्जाम मत लगाइए और भगवान से डरिए। तुम्हारे आगे तुम्हारी भी बहनें हैं और उन्हें भी दूसरे घर जाना है। मेरे यह कहने की देर थी कि अचानक उन्होंने मुझे जोरदार थप्पड़ दे मारा और गुस्से से चिल्लाती हुए बोली, बकवास करने की मेरे सामने कोई भी जरूरत नहीं है। आज तो तुमने मेरी बहनों के बारे में बोल दिया। अगर आगे से एक शब्द भी उनके खिलाफ कहा तो याद रखना, ये घर में तुम्हारा आखिरी दिन होगा। और अब मेरी सहन शक्ति की सीमा समाप्त हो गई थी। मैं उनकी तरफ देखते हुए बोली, बस, बहुत हो गया। आप क्या समझते हैं अपने आप को? आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? मैं आपकी गुलाम नहीं हूं कि आपकी मार बर्दाश्त करती रहूं। मैंने तुरंत अपना सामान पैक किया और घर से बाहर निकल आई। मुझे लगा था कि मेरे पति मुझे रोकेंगे, मेरी सास भी मुझसे बात करेंगी, लेकिन ना उन्होंने मुझे रोका, ना ही मेरे पति मेरे पीछे आए। मैं अकेले ही टैक्सी की मदद से अपने मायके चली आई। मुझे देखते ही मेरे माँ बाप खुश हो गए थे, चाचू चाची भी खुश हो गए थे, लेकिन रोहित कहीं नजर नहीं आ रहा था। मेरी मम्मी कुछ कहती इससे पहले ही मैं उनके गले लगकर रोने लगी और उन्हें सारी बात बता दी। चाचू और पापा का दिमाग घूम गया। उनके होठों पर बस एक ही बात थी कि उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारी इतनी अच्छी और चरित्रवान बेटी के चरित्र पर
उंगली उठाने की और उस घटिया इंसान ने तुम पर हाथ कैसे उठाया? हम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मैंने सबको शांत कर दिया, क्योंकि मेरा उन लोगों से लड़ने का कोई इरादा नहीं था। मुझे लगा था कि मेरे पति कुछ दिनों बाद ही मुझे मनाने के लिए आ जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वक्त गुजरता गया और वो नहीं आए। मेरी नजरें दरवाजे पर ही लगी रहती थीं। कई बार मैंने खुद जाने की कोशिश की, क्योंकि मैं अपना रिश्ता खराब नहीं करना चाहती थी, लेकिन ना चाचू ने मुझे जाने दिया और ना ही पापा ने। कुछ दिनों बाद हमारे घर एक नोटिस आया और उसे रोहित ने रिसीव किया। मेरी शादी के कुछ ही दिनों बाद वह शहर छोड़कर अपनी मामी के पास दूसरे शहर चला गया था। चाची का कहना था कि वह कहता है कि अगर मैं यहाँ रहूंगा तो सिवाय तकलीफ के मुझे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर नैना की बहुत सारी यादें बसी हैं। यह सुनकर मैं और भी उदास हो गई थी। उसने घर में दाखिल होते ही मेरे हाथ में वह नोटिस पकड़ा दिया और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। उसे देखकर मैं खुश हुई थी और उससे और भी बातें करना चाहती थी, लेकिन वह एक पल के लिए भी नहीं रुका। मैंने धड़कते दिल के साथ ऑफ लेटर खोला और जैसे ही पढ़ा, मैं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। यह मेरी तकलीफ भरी जिंदगी के छुटकारे का था, यानी कोर्ट की तरफ से तलाक का नोटिस आया था। लेकिन मेरे पापा और चाचू ने मुझे संभाल लिया। उन्होंने कानूनी कार्य करके मेरा तलाक मेरे पतिकरण से करवा दिया, क्योंकि उनका कहना था जब मानसिक सुकून ही ना मिले और वह व्यक्ति बातों के बजाय हाथ उठाने लगे, तो ऐसे व्यक्ति के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं। सभी की सहमति से मेरा रिश्ता करण से खत्म करवा दिया गया था। ये वक्त मेरे लिए बहुत तकलीफदेह था। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। मेरी माँ ने मुझे बहुत संभाला और इस बीच रोहित भी मेरी खैर खबर लेता रहता था और मेरे सामने आना नहीं चाहता था। लेकिन चाचू ने इस बार बड़ों का मान रखते हुए मेरी शादी रोहित के साथ तय कर दी थी। पापा की खुशी का ठिकाना नहीं था। वे तो शुरू से ही यही चाहते थे, लेकिन अनबन के चलते उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा था। लेकिन अब चाचू की तरफ से आया हुआ रिश्ता उन्होंने ठुकराया नहीं। खैर, मेरी शादी रोहित के साथ हो गई। मुझे तो खुद इस कुदरत के करिश्मे पर यकीन नहीं था, जबकि रोहित तो खुद पागल सा हो गया था। बेशक जब किसी को चमत्कार के रूप में उसकी मोहब्बत मिल जाए तो वह भगवान के आगे सिर झुकाए रहे। यही हाल रोहित का भी था और शादी की पहली रात मैं उसके सामने बैठी थी और वह बस मुझे चुपचाप निहार रहा था। मैंने उसे कंधों से हिलाते हुए कहा, रोहित, कहाँ हो गए? कितनी देर लगा दी तुमने अपनी मोहब्बत को पाने के लिए? अगर थोड़ा पहले इजहारे मोहब्बत कर लेते तो मैं बहुत पहले ही तुम्हारी बीवी बन चुकी होती। रोहित ने मुझे अपनी बाहों में समेट लिया। कहने लगा, नैना, तुम ही मेरा सब कुछ हो। तुम्हारे जाने के बाद मेरा सारा चैन सुकून मेरे ऊपर हराम हो गया था। आज ऐसा लगता है तुम्हें पाकर मैं पूरा हो चुका हूँ। उसने पहली रात ही मुझे इतना मान और प्यार दिया कि मैं अपनी सारी पुरानी यादें भूल गई थी। उसने हर पल मुझे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया और यह साबित किया कि सच्ची मोहब्बत कैसी होती है। मेरी शादी को आज 3 साल हो चुके हैं। मैं रोहित के साथ एक बेहद खुशहाल जिंदगी बिता रही हूँ। मेरा एक प्यारा सा खूबसूरत गोल मटोल सा बेटा भी है, जिसके साथ मेरी जिंदगी अब पूरी हो गई है। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी कैसी लगी जरूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना। रोज एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।